भारत के भूगोल में तटीय प्रदेश की चर्चा करनी है। कल भाबर प्रदेश, खादर प्रदेश तथा दोआब क्षेत्रों के बारे में बता चुके हैं। दोआब क्या होता है, खादर क्या होता है, बांगर प्रदेश क्या होते हैं तथा इनकी भूमि कैसे होती है। भाबर प्रदेश की भी चर्चा हो चुकी है। तराई तक दलदली मैदानों की चर्चा हो चुकी है कि नदियां भाबर प्रदेश से निकलती हैं तो कहां पहुंचती हैं, तराई प्रदेशों में। आज जानते हैं तटीय मैदान के बारे में। लिखिए, तटीय मैदान को कितने भागों में बांटे थे, कल चर्चा किए थे, इस पर समझाए थे। कितने भागों में? 4 भाग। आगे देखिए, ये क्या है भैया, गुजरात का, गुजरात का काठियावाड़ का क्षेत्र है ये। नीचे क्या है, महाराष्ट्र से लेकर गोवा तक कौन सा तट लगता है भैया? कल ही बताए यार, क्या मतलब निकल रहा है, बताओ ना, तभी पूछ रहे हैं। अच्छा, कन्नड़ तट है क्या? तो कल क्या मेरा देखने आए थे जब लिखवा रहे थे तब? ये क्षेत्र है महाराष्ट्र का, ये क्षेत्र है अगर गोवा का, तो गोवा से महाराष्ट्र से लेकर गोवा तक के तट को क्या कहते हैं? कोंकण तट। कौन सा तट? कोंकण तट। और गोवा से लेकर के मालाबार तक, मंगलुरु सुने हो? मंगलुरु सुने हो? मंगलुरु, मंगलुरु, यह है कर्नाटक में। यह कौन सा तट है? कोंकण तट। कहां से लेकर के? गोवा से लेकर के कोंकण तट। और मंगलुरु से लेकर के कन्याकुमारी तक, ये कौन सा तट है भैया? ये तो जानते ही होंगे, मालाबार तट। मालाबार तट। तटीय मैदानों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है पश्चिमी तटीय मैदान, दूसरा है पूर्वी तटीय मैदान। पूर्वी तटीय मैदान में कन्याकुमारी से लेकर के महाराष्ट्र में कौन सी नदी निकलती है? कृष्णा नदी निकलती है। कृष्णा नदी जहां तक बहती है वहां तक कन्याकुमारी से लेकर कृष्णा नदी के किनारे तक कोरोमंडल तट होता है, उसको लिख लीजिए। महाराष्ट्र से निकाल दीजिए कृष्णा नदी। कहां गिरती है कृष्णा नदी? कृष्णा नदी कहां गिरती है? अरे पूरब में जा रही, इसका मतलब बंगाल की खाड़ी में ही तो गिरेगी। ये है कृष्णा नदी। और ये कैसा तट है भैया? कोरोमंडल तट। और कृष्णा नदी के उत्तर में कौन सा तट है भैया? ये उत्तरी सरकार तट है, अर्थात उड़ीसा की उच्च भूमि है। उत्तरी सरकार तट आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा की, आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा की
उच्च भूमि, जल्दी बनाइए फिर लिखवाएं। तटीय मैदान को कितने भागों में बांटे? दो, पहला पूर्वी, दूसरा पश्चिमी। पूर्वी और पश्चिमी, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट पे कितने तटीय मैदान स्थित हो गए? एक गुजरात का काठियावाड़ का क्षेत्र, गुजरात से काठियावाड़ के बाद महाराष्ट्र से गोवा तक के बीच को क्या कहते हैं? कोंकण तट, तथा गोवा से लेकर मंगलुरु तक के बीच को क्या कहते हैं? कोंकण तट, कन्नड़ तट, कन्नड़ तट, तथा मंगलुरु से लेकर के कन्याकुमारी तक का जो क्षेत्र है इसे क्या कहते हैं? मालाबार का तट। कहां स्थित है? केरल में। और पूर्वी घाट में दो ही तट स्थित है। एक क्षेत्र है कन्याकुमारी से लेकर के कृष्णा नदी के मुहाने तक, इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? कोरोमंडल तक। और कृष्णा नदी के मुहाना कहां है? आंध्र प्रदेश में गिरा रही नदी है। आंध्र प्रदेश से लेकर उड़ीसा तक के क्षेत्र को उत्तरी सरकार तट कहते हैं। ये आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की उच्च भूमि में शामिल है। और उच्च भूमि बनी कैसे? कल ही बताए थे कि जब नदियां अपनी नवीन मिट्टी को, अवसादों को बहाकर लाती हैं तो धीरे धीरे इकट्ठा करने से टीले का निर्माण हो जाता है। उसी कारण यहाँ पर उच्च भूमि का निर्माण हुआ। ये जो तटीय प्रदेश बने, तुम्हें क्या लगता है कि भारत का विस्तार यहीं तक था? ये तटीय प्रदेश का निर्माण इन्होंने नदियों ने किया है। इनका ये नदियों, यहाँ पर जो कटे छटे हैं तो थोड़ा भी कटाकट बनाए हैं। यहाँ पर वास्तविकता भारत का नक्शा देखना, यहाँ भी कई कट है और यहाँ पर भी कई कट है। उसको बनाने वाला क्या क्या भारत का नक्शा बार बार टेढ़ा मेढ़ा थोड़ी हो रहा है। ये नदियां निर्माण कर रही है। नदियां कटान बिंदु अधिक कर दी, ये और कट गया। कटान बिंदु कम करके यहाँ पर जो है मिट्टी को जमा कर दिया, अवसादों को जो पीछे से ला रही हैं उनको इकट्ठा कर दी, यहाँ पर तटीय प्रदेशों का निर्माण और ज्यादा हो गया। ये नदियों के कटान बिंदु की वजह से ये कट छट जाते हैं। इनके कटान बिंदु, तटीय प्रदेश का निर्माण किससे हुआ? नदियों के द्वारा हुआ। नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों से यहाँ पर किसके निर्माण हो गया? तटीय प्रदेशों का निर्माण। चाहे पूर्वी घाट की हो, क्योंकि नदियां भारत की जो बह रही हैं और अब सागर में भी गिर रही हैं और बंगाल की खाड़ी में गिर रही हैं, जो अरब सागर में गिर रही हैं, यहाँ तटीय प्रदेश का निर्माण ज्यादा क्यों नहीं होता? क्योंकि इनका प्रवाह का वेग अधिक होता है और ये एस्चुरी का निर्माण कर देती है, डेल्टा का निर्माण कम कर पाती हैं। बनाइए फिर बताते हैं। चारों बात पहले समझ लीजिए। यहां पर हिमालय की उत्पत्ति बताए थे, किसके कारण हुआ था? टिसिस सागर में उपस्थित अवसादी चट्टानों के ऊपर उठने से किसका निर्माण हो गया? हिमालय का। कल उत्तर भारत का निर्माण पढ़ाए थे, उत्तर का विशाल मैदान, उसका निर्माण कैसे हुआ? नदियों द्वारा लाई गई मिट्टियों के द्वारा हुआ। दो बातें क्लियर हो गई। इसके पहली क्लास में पढ़ाए थे प्रायद्वीपीय भारत का पठार। प्रायद्वीपीय भारत के पठार का निर्माण, इस क्षेत्र का निर्माण कैसे हुआ? लावा के द्वारा हुआ। बताया ज्वालामुखी के प्रस्फोटन के द्वारा किसका निर्माण हुआ? प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण। और इसका निर्माण किसके द्वारा हुआ है? नदियों के अवशेषों के द्वारा। इन्हीं बातों को लिख लीजिए। लिखिए, समुद्री लहरों, समुद्री लहरों के अपर्दन तथा निक्षेपण, समुद्री लहरों के अपर्दन तथा निक्षेपण। अपर्दन और निक्षेपण क्या है? अवसादों का जमा होना। लिख लीजिए, समुद्री लहरों के, समुद्री लहरों के अपर्दन तथा निक्षेपण, इन दोनों का मतलब क्या हुआ? अवसादों का जमा होना। कहां पर जमा होना? तटीय प्रदेशों पर। अवसादों का जमा होना। समुद्री लहरों के अपर्दन तथा निक्षेपण, अवसादों का जमा होना एवं नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से, एवं नदियों के द्वारा, एवं नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से, अवसादों के जमाव से तटीय प्रदेश का निर्माण हुआ है। तटीय प्रदेश का निर्माण हुआ है।
क्लियर हो गया। समुद्री लहरें यहां पर दोनों तरफ हैं, बंगाल की खाड़ी खाड़ी है, इधर अरब सागर में है। प्रायद्वीपीय भारत का पठार अगर यहीं खत्म हो गया है तो भारत का नक्शा तो और सट जाना चाहिए था। इसका मतलब हुआ कि इनके पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का निर्माण कौन कर रही हैं? नदियां और समुद्र कर रहे हैं। समुद्र की लहरें अगर घट गई, गंगा नदी में गए हो, अगर पानी का बहाव पश्चिम दिशा में भगता है तो पूरब की तरफ जो है मिट्टी का जो अवशेष है बसता चला जाता है और ऊंची भूमि का निर्माण हो जाता है। वही कारण यहां पर भी अगर नदियां यहां से कट सट के जा रही हैं, यहां से निकल रही, तो यहां पर इनके द्वारा जो लाया गया मलबा है, अवशेष है, वो यहां पर क्या कर रही हैं? छोड़ रहे हैं। तो प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिम में और प्रायद्वीपीय भारत के पूर्व में तटीय मैदानों के उत्पत्ति हो जाती है। अब इसी बात को और आगे लिखिए, निर्माण हुआ है। आगे लिखिए, गुजरात के गुजरात के गुजरात के तटीय मैदानों पर नदियों के अवसादों से नदियों के अवसादों से नदियों के अवसादों से बनी हुई भूमि को गुजरात का काठियावाड़ का प्रदेश कहा जाता है। गुजरात का काठियावाड़ का प्रदेश कहा जाता है या तट कहा जाता है। हो गया। अगली लाइन से लिखिए, महाराष्ट्र से गोवा तक के तट को क्या कहते हैं? कोंकण तट। ये बात को लिख लीजिए, महाराष्ट्र से गोवा तक स्थित तट को कोंकण तट कहा जाता है। स्थित तट को कोंकण तट कहा जाता है। तो गोवा से मंगलुरु के बीच कौन सा तट है? कन्नड़। लिखिए, गोवा से मंगलुरु गोवा से मंगलुरु गोवा से मंगलुरु तक स्थित तट को कन्नड़ तट कहा जाता है। हो गया। मालाबार तट का निर्माण केरल राज्य में हुआ है। मालाबार तट का निर्माण केरल राज्य में हुआ है। कन्याकुमारी से लेकर कन्याकुमारी से लेकर कन्याकुमारी से लेकर कृष्णा नदी के मुहाने तक, मुहाना मतलब जहां पर नदी अपना जल गिरा रही है, कन्याकुमारी से कृष्णा नदी के मुहाने तक स्थित तट को कोरोमंडल तट कहते हैं। कोरोमंडल तट कहते हैं। कोरोमंडल तट कहते हैं। कृष्णा नदी के मुहाने से लेकर कृष्णा नदी के मुहाने से लेकर कृष्णा नदी के मुहाने से लेकर उड़ीसा की उच्च भूमि तक, उड़ीसा की उच्च भूमि तक स्थित तट को उत्तरी सरकार तट कहते हैं। उत्तरी सरकार तट कहते हैं। अगली लाइन से लिखिए, तटीय मैदानों को दो भागों में बांटा गया है। उल्टा कहे लिखते हो? उल्टा कहे लिखते हो? इतनी कंजूसी करने की क्या आवश्यकता है?
तटीय मैदानों को दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 पश्चिमी तटीय मैदान, नंबर 2 पूर्वी तटीय मैदान। पश्चिमी तटीय मैदान, नंबर 2 पूर्वी तटीय मैदान। अब हेडिंग डालिए भारत की नदियां। हो गया भैया। भारत का भौतिक विभाजन 4 भागों में पढ़ाए थे। ट्रांस हिमालय का क्षेत्र अर्थात हिमालय, उत्तर का हिमालय, दूसरा उत्तर का विशाल मैदान, तीसरा प्रायद्वीपीय पठार, चौथा तटीय मैदान। चारों पे चर्चा हो गई। विशाल मैदान पे कल हो गई है, आज तटीय मैदान पर हो गई, उसके पहले प्रायद्वीपीय भारत पर हो चुकी है, उसके पहले हिमालय की चर्चा कर चुके हैं। चारों हो गए। अब हेडिंग डालिए भारत की नदियां। ये थोड़ा बड़ा चैप्टर, इसमें कई नदियां हैं। ये गंगा नदी अफवाह तंत्र है, सिंधु नदी अफवाह तंत्र है, प्रायद्वीपीय पठार से निकलने वाली नदियां हैं, तब पूर्वी घाट से निकलने वाली नदियां हैं। थोड़ा लंबा चैप्टर पड़ेगा ये। भारत की प्रमुख नदियां। हेडिंग डालिए भारत की नदियां। आज तो लाइट ही धोखा देगा ही ना। भारत की नदियां लिखो। गंगा नदी अफवाह तंत्र, गंगा नदी अफवाह तंत्र। गंगा नदी, पहले गंगा को ही पढ़ लेते हैं। गंगा नदी अफवाह तंत्र। गंगा नदी अफवाह तंत्र। पहले ये जान लेते हैं गंगा के बाएं तट तथा यमुना के बाएं तट पर कौन सी नदियां पठारी भागों से मिलती हैं। हेडिंग डालिए गंगा के बाएं तट तथा यमुना के बाएं तट पर, गंगा के बाएं तट तथा यमुना के बाएं तट पर मिलने वाली पठारी नदियां। हिमालयी नदियां की चर्चा नहीं है अभी, केवल पठारों से निर्मित चर्चा। अगर ये सतपुड़ा श्रेणी के दक्षिण से निकल रही है तो कैसी नदियां होंगी? पठारी नदियां होंगी। सब ऐसी स्थिति मत करो यार कि उत्तर ही ना दे पाओ। मिलने वाली पठारी नदियां। हेडिंग डालिए गंगा के बाएं तट तथा यमुना के बाएं तट पर मिलने वाली पठारी नदियां का पूरब से पश्चिम से पूरब की ओर क्रम, का पश्चिम से पूरब की ओर क्रम। चंबल, बेतवा, केन, टोंस और सोन, ये ऐसी नदियां हैं जो गंगा के बाएं तट पर तथा यमुना के बाएं तट पर मिलने वाली पठार से निकलने वाली नदियां हैं तथा इनका क्रम कैसा है? पश्चिम से पूरब। कैसा है भैया? पश्चिम से पूरब। कभी कभी इनका मिलान दे देता है, पश्चिम से पूरब। चंबल के बाद बेतवा नदी, बेतवा के बाद केन नदी, केन के बाद टोंस नदी, टोंस के बाद सोन नदी बहती है, आकर के गंगा के बाएं तट तथा यमुना के बाएं तट पर मिल जाती है। आगे लिखिए, हेडिंग डालिए हुगली नदी। हुगली नदी गंगा की सहायक नदी है या वितरिका नदी है? बताइए। हुगली नदी गंगा की सहायक नदी है कि वितरिका नदी है? पहले वितरिका समझ लो। गंगा की सहायक नदी नहीं है, गंगा की वितरिका नदी है। अच्छे से पढ़ना। एक वितरिका नदी का मतलब होता है एक ऐसी नदी
जिसका तल मुख्य नदी से नीचे हो, जिसका तल मुख्य नदी से नीचे हो और मुख्य नदी से जल प्राप्त करती हो, ऐसी नदी को क्या कहते हैं? वितरिका नदी। वितरिका नदी, हुगली नदी का तल गंगा नदी से नीचे है और ये जल किससे प्राप्त करती है? गंगा नदी से प्राप्त कर रही। दामोदर नदी हुगली की सहायक नदी है। यह हुगली नदी से दामोदर नदी जल प्राप्त नहीं करती है, आकर के मिलती है, लेकिन हुगली नदी का निर्माण नहीं हुआ है। यह गंगा नदी का प्रवाह कम होने की वजह से पश्चिम बंगाल में इनकी धारा से ही हुगली नदी का निर्माण। किसकी धारा से? गंगा की। गंगा नदी से ही हुगली नदी की उत्पत्ति हुई है। हुगली नदी कहीं से निकलती नहीं, कहीं से पढ़ लेना तुम, कहीं इसकी उत्पत्ति नहीं होगी। दामोदर नदी के बारे में छोटा नागपुर के पठार पर चर्चा कर चुके हैं कि छोटा नागपुर के पठार से उच्च भूमि से निकलती है। दिखाए थे उत्तरी भाग से, दिखाए थे, चित्र में भी दिखाए थे और लिखवाए भी थी कि छोटा नागपुर के पठार के उच्च भूमि से उत्तर भाग से कौन नदी निकल रही है? दामोदर नदी, जो छोटा नागपुर के पठार को क्या कर रही है? दो भागों में बांट दे रही है, लिखवाए हैं। लेकिन हुगली नदी कहीं से इसकी उत्पत्ति नहीं होती है। ये गंगा की वितरिका नदी है, जिसका जो स्तर जो है गंगा नदी से नीचे है और गंगा नदी से ही जल प्राप्त करती है, इसीलिए इसको लिखवाना जरूरी है। इसलिए हेडिंग डालिए वितरिका नदी, वो सॉरी हुगली नदी, हुगली नदी, हुगली नदी। वितरिका नदी और सहायक नदी में समझ में आया अंतर? सहायक नदी जो होंगी, चाहे दोनों नदियां होंगी, यमुना भी किसकी सहायक नदी है? गंगा की सहायक नदी। कहां मिल रही है? कहां मिल रही है? प्रयागराज में मिल रही है। तो क्या दोनों, गंगा नदी जो है इलाहाबाद में पहुंचने से पहले गंगा नदी से कहीं जल प्राप्त कर रही है? नहीं प्राप्त कर रही। दोनों के उद्गम स्थल अलग अलग हैं? अगर दोनों के उद्गम स्थल अलग हैं, बाद में कहीं से आकर के रास्ते में मिल रही हैं, वो नदियां कैसी नदियां होंगी? सहायक नदियां होंगी। लेकिन अगर मुख्य नदी से ही तुम्हारी उत्पत्ति हो रही है तो वितरिका मतलब क्या हुआ? मुख्य नदी की धारा से ही उत्पन्न नदियां। वितरिका का मतलब क्या हुआ? मुख्य नदी की धारा से उत्पन्न नदी। इसकी कहीं उत्पत्ति नहीं है। लिखिए हुगली नदी एक ऐसी नदी, एक ऐसी नदी जिसका तल मुख्य नदी के तल से, एक ऐसी नदी, एक ऐसी नदी जिसका तल, तल मतलब गहरान बिंदु, जिसका तल मुख्य नदी से, मुख्य नदी कौन सी है भैया इसकी? गंगा नदी। मुख्य नदी के तल से नीचे हो, मुख्य नदी के तल से नीचे हो, कोई दिक्कत तो नहीं होगी सहायक और वितरिका बताने में। जैसे बता रहे हैं ऐसे कहीं कोई पूछेगा बता देना, हम समझ जाएंगे कि हमारा पढ़ाना सफल हो गया है। अगर ये नहीं बता पाए तब दिक्कत आएगी, फिर या तो हमारे पढ़ाने में कमी रह गई या तो तुम्हें समझने में कमी रह गई। लिखो, एक ऐसी नदी जिसका तल मुख्य नदी के तल के नीचे है और वह मुख्य नदी से जल प्राप्त करती है। अभी बताए हुगली नदी किससे जल प्राप्त कर रही है? गंगा से। निर्माण कहीं से हुआ है? नहीं है। इसी बात को लिख लीजिए, मुख्य नदी के तल से नीचे है और वह मुख्य नदी से जल प्राप्त करती है और वह मुख्य नदी से जल प्राप्त करती है और वह मुख्य नदी से जल प्राप्त करती है, तब ऐसी नदी को वितरिका नदी कहते हैं। तब ऐसी नदी को क्या कहते हैं? तब ऐसी नदी को वितरिका नदी कहते हैं। यही वितरिका समझाना था, इसीलिए पहले हुगली पढ़ाना पड़ा, नहीं हम सिंधु नदी तंत्र पढ़ा देते डायरेक्ट। तब ऐसी नदी को वितरिका नदी कहते हैं। अब यहां लिख सकते हैं कि अर्थात हुगली गंगा की क्या है? सहायक नदी नहीं है। लिख लीजिए इस पॉइंट को, अर्थात हुगली नदी
अब सहायक नदी कभी नहीं बताना, ठीक। अब अर्थात हुगली नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है। तो कैसी नदी है? यह गंगा की एक द्वितरिका नदी है। इसका अर्थ समझिए। सहायक का मतलब क्या हुआ? जैसे तुम भी कमा रहे हो, तुम्हारा बेटा भी कमा रहा है, तो तुम्हारी राशि में क्या हो रही है? बढ़ोतरी हो रही, सहायता कर रहा है। लेकिन धन तुम्हारा है, तुम्हारा बेटा नहीं कमा रहा है, और तुम्हारे ही पैसे बगल उछल रहा है, तो धन में वृद्धि हुई नहीं हुई, सहायक नहीं हुआ, वितरिका हुआ, तुम्हारे ही पैसे का क्या हुआ? वितरण हो गया। हो गया, ये बात समझ में आ गई? नहीं, वितरिका नदी एक नहीं, पठारी भागों में है, हिमालयी नदियों में नहीं है। हिमालय में यही है केवल, आगे लिखवाएंगे पठारी में। आगे बढ़िए, यहां हट गया। अब हुगली की चर्चा हो गई है, इसके बाद जानते हैं